नमस्कार दोस्तों, मैं समीर भटनागर, ज्योतिषाचार्य। अपने सूर्य ग्रह के क्रम की अनुसार आज बात हम करेंगे तुला लगन की। तुला लगन का जो स्वामी होता है वो शुक्र ग्रह होता है और तुला लगन में सूर्य जो होता है वो एकादशेष यानी लाभेश का मालिक होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य अगर लगन में बैठा होगा तो कैसे फल देगा और अलग अलग भावों में बैठेगा तो क्या फल देगा। लेकिन सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि तुला लगन के लिए सूर्य जो है वो लाभेश है और लाभेश जब भी जिसके साथ संबंध बनाएगा उस भाव में वो वृद्धि करेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने की हैं। पहला ये कि तुला लगन का स्वामी शुक्र है और शुक्र और सूर्य शत्रु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य लाभेश होकर लगन में होगा तो जातक को भौतिक सुख तो मिलेगा लेकिन स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। उसका जातक में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होगी। जातक का जीवन साथी प्रतिष्ठित होगा, धनवान होगा। और एक बात ये देखने में भी आई है कि तुला में सूर्य नीच का होता है और ये प्रथम भाव जो होता है वो चेहरे से इंगित करता है। तो अधिकतर लोगों में जिनका तुला लगन की कुंडली और सूर्य लगन में हो तो उन्हें गंजेपन की शिकायत रहती है, बालों की समस्या रहती है। यदि यहाँ सूर्य के साथ बृहस्पति हो तो ये राजयोग कारक स्थिति बनती है और शुक्र और बुध की युति भी यहाँ पर अगर हो जाए तो वो व्यक्ति राज योग बनाता है। लेकिन यदि यहीं पे स्थिति पापी ग्रह के साथ हो तो इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन काफ़ी नीरस होता है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि होती है और सूर्य अपनी मित्र राशि में होने से जातक को धन के मामले में बहुत लकी साबित होता है, क्योंकि जब लाभेश का धनेश से संबंध हो या धनेश का लाभेश से संबंध हो तो उस व्यक्ति के पास कभी भी धन की कभी समस्या नहीं होती है। धन के बल पर जातक सभी कार्यों में सफल होता है और कर्म के प्रति उसकी रुचि हमेशा रहती है। परिवार और कुटुंब में जातक का नाम होता है। इसकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी रहती है और अगर यदि यहाँ पे राहु केतु साथ में हो तो धन के मामले में कई बार स्थिति खराब हो जाती है। तृतीय भाव में धनु राशि में जब सूर्य होता है तो पराक्रम भाव में जब सूर्य आता है तो ये अपने मित्रों से, अपने छोटे भाई बहनों से मिल के विकास करता है। ऐसे जातक धन, पद और मान सम्मान की कभी कमी नहीं रहती है और इनके साथ के जो भी मित्र होते हैं वो संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से होते हैं। इनको राजकीय सेवा प्राप्त होती है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि इनका ग्रहण योग अगर बनता है इस कुंडली में तो इसका जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है। चतुर्थ भाव में मकर राशि होती है और यहाँ सूर्य स्थित होता है तो सुख भाव में अगर लाभेश की स्थिति होती है तो सुख भाव के कारकों में वृद्धि बहुत होती है। ऐसे जातक भूमि, भवन, वाहन इनका सुख इन्हें अवश्य प्राप्त होता है और इनको अपनी माँ से पैतृक संपत्ति ननिहाल की तरफ से भी कई बार देखने में मिली है। और जातक को राजकीय सेवा में जाने के अवसर मिलते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर इस भाव में सूर्य के साथ राहु या केतु की युति हो तो व्यक्ति अपना मकान होने के बावजूद किराए के मकान में जीवन गुजारता है।
प्रॉपर्टी के व्यवसाय में इसको लाभ होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन संभावना या लाभ की संभावना इसके माइंड में जैसे ही आती है वहाँ पर इसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। कई बार इस वजह से इसको हृदयाघात की बीमारी भी होती है। पंचम भाव में सूर्य के स्थित होने से जातक के बड़े भाई का सुख प्राप्त नहीं होता है, और सूर्य यहाँ पे अच्छा होता है तो इसको धन में कभी कमी नहीं रहती है, संतान की तरफ से कभी परेशानी नहीं होती है, विद्या इसकी अच्छी रहती है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पीड़ित होता है तब ये देखने में आया है कि इसके भाव के कारक जितने भी हैं उन सब में इसकी स्थिति खराब होती चली जाती है, संतान में परेशानियाँ होती हैं, और सट्टे, जुआ, शेयर बाजार में इसको काफ़ी तरक्की होती है। जातक स्वयं धर्मात्मा भी होता है कई बार, और पूजा में विश्वास बहुत होता है इसको। छठे भाव में मीन राशि होती है और यहाँ बैठा हुआ सूर्य जीवन में धन की कभी कमी नहीं होने देता है, क्योंकि लाभेश जब छठे भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति ऋण द्वारा अपने सारे काम करते हैं, लेकिन ऋण जब भी किसी को देते हैं तो वो व्यक्ति लेके चला जाता है, वो इनका ऋण वापस नहीं करता है, इसलिए इनको ऋण कभी किसी को नहीं देना होता है। इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं और गुप्त शत्रुओं से इन्हें समझना होता है, संभल के रहना होता है, और जब भी ये किसी को पैसा देते हैं तो वो व्यक्ति इनका पैसा, इनका नाम भी खराब करता है और इनकी इज्जत भी कई बार धूमिल कर देता है। इसलिए इन्हें हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऋण देते समय, ऋण लेते समय ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े कार्य करते हैं, कई तरीके से काम करते हैं और उसमें इनको लाभ मिलता है। सप्तम भाव में मेष राशि आती है और यहाँ सूर्य उच्च का हो जाता है और इसको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। इसके पार्टनर से हमेशा इसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाभेश पे सूर्य की नीच दृष्टि कई बार ऐसे जातक को स्वार्थी बनाती है और ऐसा जातक जीवन में कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कई स्त्रियों का सुख प्राप्त कर सकता है, जबकि इसकी जीवन साथी प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। अगर मेल की कुंडली है तो फीमेल और फीमेल की कुंडली है मेल, तो यहाँ ये समझना जरूरी है। अष्टम भाव में वृषभ राशि में सूर्य अधिकतर खराब माना गया है, लेकिन लग्नेश का अपना ये दूसरा घर है तो इससे इसको कभी यहाँ पर परेशानी नहीं होती है, और यहाँ से धन भाव में दृष्टि रहती है तो धन की कमी कभी नहीं रहती है। लाभेश जब भी अष्टम में बैठता है तो इसको हमेशा फायदा होता है और शादी के बाद इसका भाग्योदय देखा गया है। कई बार ये भी देखा गया है कि नौकरी इनके लिए करना लाभदायक होता है व्यापार की अपेक्षा, और यहाँ पे इनको कई बार ये भी देखा गया है कि विवाह में विलंब होता है और दाम्पत्य जीवन इनका कई बार कमज़ोर होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे व्यक्ति सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें या सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें अपने पिता के साथ संबंध हमेशा अच्छे रखने चाहिए। नवम भाव में मिथुन राशि होती है और सूर्य और बुध मित्र हैं। यहाँ अगर बुध आदित्य योग बनता है तो वो इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, योग कारक हो जाता है, क्योंकि लाभेश का और भाग्येश का जब भी मिलन होता है कुंडली में धन योग और राजयोग बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर इनके पिता का घर है ये, तो पिता के घर से भी इनको बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे जातक का जो पिता भी होता है वो बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होता है, और कई बार
उनके द्वारा किए गए कार्य से इसको अच्छे पद मिलते हैं। अगर वो राजनीतिक सेवा में होते हैं तो इन्हें राजनीतिक पद को भी प्राप्त करने की क्षमता होती है। और इन्हें बस यहाँ पर ये देखना है कि इनके संबंध या इनके पिता के द्वारा स्थापित किए गए संबंध को इन्हें बढ़ाना होता है और उसी के लिए और ये अग्रसर होते हैं, क्योंकि तुला राशि वाले लोग बड़े बेचैन होते हैं और कोई भी चीज़ पाने के लिए लगे रहते हैं। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है। दशम भाव में कर्क राशि होती है और यहाँ पर स्थित सूर्य जातक को जलीय पदार्थों के काम से, व्यापार से लाभ मिलता है। इनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़ने में इनको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन इससे इन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि यहाँ पे शनि से इसकी युति हो जाती है तो इसके पास चल अचल संपत्ति बहुत होती है, और मंगल की भी युति हो जाए तो इसे उत्तम भवन की और वाहन की प्राप्ति होती है। सूर्य कर्क राशि में जब भी होता है तब ये देखने में आया है कि ऐसे लोग जब कोई भी कार्य करते हैं तो उनको लाभ होना निश्चित होता है। इनको सिर्फ कर्म करना होता है, इनके रिजल्ट ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। इनके कार्य में विलंब नहीं होता है। एकादश भाव में सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही हो जाता है और यहाँ बैठा जातक को प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है, परंतु कई बार यहाँ पे अहंकार, स्वाभिमान इनका आड़े आ जाता है, जिसकी वजह से ये लाभ प्राप्त नहीं कर पाते और हमेशा इन्हें अहम की वजह से, अहंकार की वजह से झुकना पड़ता है। लेकिन कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत अच्छा होता है और कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं। यहाँ बैठा सूर्य इन्हें राजनीतिक स्तर पे बहुत लाभ दिलाता है और काफ़ी अच्छे शिखर तक ये पहुँच सकते हैं। बस इन्हें यहाँ पे ज़रूरत होती है एक ऐसे स्पष्ट वक्ता की या गुरु की जो इन्हें परस्पर मार्गदर्शन करता रहे। द्वादश भाव में कन्या राशि में जब सूर्य स्थित होता है तो ये थोड़ा खर्चीले स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, लेकिन धार्मिक कार्यों में ही खर्च करता है। विदेश घूमने का बहुत शौकीन होता है। ऐसे लोग विदेशी व्यापार भी करते हैं। आयात निर्यात करना इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। कुछ बीमारियां भी इनके साथ रहती हैं, जैसे पित्त की और नेत्र की। और यदि यहाँ पे इनकी युति सूर्य की शनि राहु से या केतु से होती है तो कई बार ये मिथ्याभाषी देखे गए हैं, विरोधी विचारधारा वाले होते हैं और अहम बहुत होता है लोगों में, और इसकी वजह से इनके जीवन में बार बार असफलताएं आती हैं। तुला लगन में सूर्य लाभेश होता है और लाभेश जब भी जिस भाव में बैठता है उसमें वृद्धि करता है, लेकिन तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। यहाँ दो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी आते हैं। उसके बावजूद ये उसको परस्पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी क्रम को हमने आज तुला लगन पे करा है। कल हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन पे। सिंह सूर्य किस तरीके से, किस भाव में कैसे फल देगा, ये समझना है। और कई बार जो हमारे 6, 8, 12 के हाउसेज हैं या पाप ग्रह हैं, उनकी वजह से जो रिजल्ट में चेंजेस आती है, ये समझने की है। कोई भी कुंडली देखने के बाद आप लोग ये समझ रहे होंगे कि उस चीज़ में कितना परिवर्तन आ रहा है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग सूर्य के साथ राहु या केतु को देखते हैं तो तुरंत कह देते हैं ग्रहण योग है। ग्रहण योग पहली दृष्टि में जरूर नजर आता है, परंतु आपको अंश देखने होते हैं। अब सूर्य के अंश और राहु के अंश में बहुत अंतर है, तो वो ग्रहण योग नहीं बनता है।
यहाँ से कई लोग अलग अलग तरीके से ग्रहण दोष की पूजा कराते हैं, विधिवत उनका उपचार कराते हैं। अगर आपकी कुंडली में वो चीज़ है ही नहीं तो उसका असर आपके साथ नहीं होगा। इस बात को समझना है। लोगों को ज्योतिष मार्गदर्शन देती है, आपको आगे चलने के लिए तरीका बताती है। इसलिए पहले आप उस चीज़ को सीखें, समझें, और अगर आप किसी के पास जा भी नहीं हो तो आप उससे कह भी सकते हैं बात कि ये चीज़ इसमें नहीं आ रही है। मैंने बहुत लोगों को कुंडली में देखा है, कई जगह की शहरों में पंडितों ने सूर्य राहु को सूर्य ग्रहण बता दिया। वो ठीक है, वो देखने में लग रहा है, लेकिन आपको समझना है कि वो डिग्री कितना है। दूसरा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य नीच का है अगर तुला राशि में, तो वो कितनी डिग्री पे है। सूर्य 10 डिग्री से अगर नीचे का है तो ही आपको उसको नीच का मानना है, उसके जो प्रभाव है उसमें कमी आएगी। लेकिन अगर 10 अंश से ऊपर का है तो वो सूर्य नीच का नहीं है। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अगर आप टेक्निकली इस चीज़ को समझेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अदरवाइज आप कुछ भी फलित करेंगे तो वो फलित आपकी सही नहीं बैठेगी। मेरे पास कई डिवीज़न से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो इस सेक्टर में भी नहीं है और आज तक कभी उन्होंने ज्योतिष में कभी कोई पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन डॉक्टर साहब हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास अभी कल, वो दुबई में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं ये सीखने की कोशिश करी, लेकिन जो आपने तरीका बताया तो वो तरीका इतना इम्पोर्टेंट है, वो इतना समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से अब उन्हें समझ में आया कि उनकी राशि क्या है। क्योंकि कोई उन्हें इंग्लिश कैलेंडर पर बताता था, कोई उन्हें नाम की राशि से बताता था। अब उनकी समझ में आ गया है चंद्र राशि किसे कहते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ये बात सुन के कि वो लोग पिछले 40 साल से 50 साल से अपने यहाँ किसी को दिखा रहे थे, लेकिन कोई ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तो कल उनका कमेंट आया मेरे पास और मैंने जब उनसे बातचीत हुई मेरी, तब वो पता लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं। टेक्निकली नहीं समझ पाना ये अलग चीज़ है। कुंडली में टेक्निकल पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, टेक्निकली समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक भी समझते हैं कि लगन क्या होता है, चंद्र राशि क्या होती है, पाए क्या होते हैं। अब कल उनका एक क्वेश्चन था जो मैं अब आगे वीडियो में लेने वाला हूँ, वो एक पार्ट थोड़ा सा रह गया है कि उन्होंने बताया कि जैसे हम भाव के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रथम भाव से क्या क्या चीज़ें, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर हैं तो उनको उन्होंने देखा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी इसमें है, तो वो रिसर्च टीम में है वहाँ पे। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर, अब जैसे मैं बता रहा था कि इस भाव से ये बीमारी आती है, सूर्य से नेत्र की या पित्त की प्रॉब्लम चल रही है, तो उनकी रिसर्च में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैंने उन्हें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताया, तो वो कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें उन्होंने रिसर्च में पढ़ी हैं, कर रहे हैं इस टॉपिक्स पे। तो वो कह रहे थे कि आप पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बारे में, जैसे कि हमारे यहाँ ज्योतिष में सिखाया गया है, बताया गया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें इन लोगों की सबके काम आती हैं। हम अलग अलग डिवीज़न में हैं, अलग अलग सेक्टर्स में हैं, लेकिन हम समाज के, देश के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो जो भी काम आप कल्याण के लिए करेंगे वो आपको रिजल्ट अच्छा देगा। जब भी आप देने के लिए सोचेंगे तो हमेशा अच्छा होगा आपके साथ। इसलिए कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए। आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अपने ग्रुप में मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो लोग सीख लें। मेरा उद्देश्य वहीं पूरा हो जाएगा जहां लोग आपको गलत बताने से पहले सोचेंगे कि आपको आता है। और बेसिक पता होना सबके लिए ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और कल बात करेंगे वृश्चिक लगन में सूर्य की। इसीलिए आज मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।